नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश बंगाल कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब की बार किसका बंगाल, यह सवाल सबके जहन में कौंध रहा है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे देश की इतनी दिलचस्पी पहले कभी नहीं देखी थी। 10 साल से ममता बनर्जी राज कर रही हैं। क्या वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बन पाएंगी? बीजेपी ताल ठोक रही है, वो बीजेपी जिसके खाते में 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें आई थी। 294 की विधानसभा है। क्या इस बार 148 पार जाएगी बीजेपी? बीजेपी इस बारे में दावा कर रही है, लेकिन दावों में कितना दम है और चुनावी मुद्दे क्या हैं? या ध्रुवीकरण फिर से हावी होगा बंगाल के चुनाव में? इस पर चर्चा करने के लिए बंगाल बीजेपी के चेहरा विधायक रह चुके हैं समीक भट्टाचार्य मेरे साथ हैं। तो समीक भाई, 3 से 148 की छलांग लगा पाएंगे? देखिए, 3 से 18 एमपी तक हम लोग पहुंच गए। 2019 का पहले 2018 की अप्रैल महीने में जब अमित शाह जी ने पहले बोला कि हम लोग 23 सीटें जाएंगे, तो पत्रकार सहित पूरा राजनीतिक जितना व्यक्तित्व है सब हंस रहे थे, जो सड़ गए, ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग 18 सीट तक पहुंच गए। हाँ, 42 में से 18। हम लोग 23 इसलिए नहीं कर पाए, वो हमारा कुछ प्रॉब्लम था, कुछ लेकुनस था हमारा संगठन में, इसलिए हम लोग अमित शाह की बात रख नहीं पाए। तो इस बार वो नहीं होगा। हम लोग लोकसभा चुनाव का बाद से हम लोग पूरा मेहनत किया, काम किया, पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आया, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आए, प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी बहुत बार आए, नड्डा जी आए, सब लोग बैठकर एक साथ हम लोग रोड मैप तैयार किया और हम लोग निश्चित पर 2019 के ऊपर 200 के ऊपर आसन लेकर हम लोग सरकार बनाएंगे। 200 से ऊपर की आप ताल ठोक रहे। पिछली दफा 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा था। ये एक विधानसभा चुनाव है समीक भाई, यहां आपका चेहरा अभी तक नहीं आपने पेश किया है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, आपके उम्मीदवार कौन है? देखिए, हमारा रणनीति हम तैयार करेंगे, वो किसी स्टूडियो के फ्लोर में तैयार नहीं होगा। यही हमारा रणनीति है, यही हमारा स्ट्रेटेजी है, यही हमारा यूएसपी है। इसका ऊपर हम लोग चुनाव जीते। हरियाणा में आप चुनाव लड़ते हैं, मनोहर लाल खट्टर का चेहरा सामने पेश करते हैं। आप महाराष्ट्र में लड़ते हैं, देवेंद्र फडणवीस। तो पश्चिम बंगाल में क्या चेहरा नहीं है? काफी चेहरा है। इस चुनाव की अभियान, ये तृणमूल सरकार से जनता को मुक्ति देने के लिए अभियान हम लोग छेड़ा था पहले, लेकिन आज ये पार्टी जनता का पार्टी बन गया। अभी जनता तैयार करेंगे और जनता का भीतर से, पर चेहरा चाहिए होता है ना। चेहरा जनता का भीतर से, ये आप निश्चिंत रहेंगे, काफी चेहरा है। आप देखते रहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल ये जो स्टेट है ना, यह कभी कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं जीता। अब एक निर्दलीय एमएलए नहीं मिलेंगे, एक सांसद नहीं मिलेंगे, एक पार्षद भी निर्दलीय मिलना आपके लिए बहुत कठिन होगा। आप घूमते रहिए पश्चिम बंगाल में, एक चेयरमैन आप ढूंढ के लाइए किसी भी छोटा म्यूनिसिपैलिटी का जो निर्दलीय है। आप एक भी पंचायत प्रधान ढूंढ के लाइए जो निर्दलीय है, एक भी जिला परिषद का जो कर्माध्यक्ष है ढूंढ के लाइए वो निर्दलीय है। इस जगह में पॉलिटिक्स टोटल पोलराइज्ड है। भारतीय जनता पार्टी 90s में हमारा वोट शेयर था 11.66, उस जगह से 96 में हम लोग नीचे आकर के फिर 6% पे चले गए। तो ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। और पोलराइजेशन एक समय ऐसा होता था जो लोग दिन भर बीजेपी का बात करते थे, लास्ट अंत तक तो बोलते थे अरे बीजेपी को वोट देने से तो विपक्ष कट जाएगा, तो सीपीएम निकल जाएगा, इसलिए वोटर जाकर कांग्रेस को वोट देते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज एकदम ध्रुवीकरण स्पष्ट है। ध्रुवीकरण स्पष्ट है। ये ध्रुवीकरण सिर्फ विचारधारा का है या हिंदू मुसलमान वाला ध्रुवीकरण? हिंदू मुसलमान वाला राजनीति तृणमूल कांग्रेस करते हैं। उसका राजनीति जो है, उसका पॉलिटिक्स जो है, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है और हमारा पॉलिटिक्स डिसाइसिव पॉलिटिक्स है। हमारा वो डिवाइसिव, आपकी डिसाइसिव। वो अगर अकलियत की मुसलमानों की बात करें तो वो तुष्टिकरण करते हैं। आप यहाँ पर जय श्री राम के नारे बुलंद करने लगे, माँ काली माँ दुर्गा की जमीन पर। जय श्री राम की नारा जो पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं, वो आज एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बन गया। ममता जी जिस दिन गाड़ी से उतरकर कोई जय श्री राम बोल रहे थे, उसको तरफ चले गए, बोलकर हमको गाली दे रहे हैं। उसी दिन से पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तैयार कर लिया कि जय श्री राम से ये कंफर्टेबल नहीं है और उस प्रोटेस्ट रेस करने के लिए
उसको रजिस्टर करने के लिए जय श्री राम बोला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम? श्री स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी एंड राम स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। तो समृद्धि और मूल्यबोध, यही दो चीज है। पर बंगाली कल्चर में, एंड यू आर अ प्राउड बंगाली समित भाई, बंगाली कल्चर में जय श्री राम की उनकी कोई जगह नहीं थी। माँ काली, माँ दुर्गा ये लोग की वंदना पूजा होती है। ये लोग जो ये बात करते हैं ये भूल करते हैं। पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं है। आप श्री चैतन्य महाप्रभु का बात देख लीजिए। श्री चैतन्य जी का जो मूवमेंट चला, वो वैष्णव के जो रिचुअल सेट किए थे, 9 रिचुअल्स, उसमें रामनवमी है। पश्चिम बंगाल में काफी राम के मंदिर है। आप पूरा सेंट्रल हमारा जो वेस्ट बंगाल है, मध्य भाग में आप चले जाइए, आप बांकुड़ा मुर्शिदाबाद में चले जाइए, इस तरफ का बात बोल रहे हैं। अब नॉर्थ बंगाल में चलिए, राम जी का सब जगह है। ये तो राम एक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है। और ये राम लेकर तो 90s से चल रहे हैं। ये राम को बारे में, राम मंदिर को लेकर तो ज्योति बासु भी बहुत सारे बात बोल चुके थे। लेकिन इतना विरोध के बावजूद भी हम लोग तो आगे बढ़ा। सारे पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को लेकर आप एक डर, एक खौफ पैदा कर रहे हैं। अल कायदा चल रहा है, यहाँ पर तो जिहाद चल रहा है। 27% जनसंख्या पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों का पार्टी में काफी मुसलमान शामिल हो गया, काफी मुसलमान भाई इधर है। हम लोगों का कहना स्पष्ट है कि भारत का संस्कृति, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको सबको सम्मान करना चाहिए। अगर किसी ने भारत माता की जय बोल दिया, इसी तो किसी मुसलमान को इसमें नाराज होने का कोई बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति आप देखिए, आज पश्चिम बंगाल का जो राजनीति ममता जी आने का हुआ है, ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन हो रहा है हमारा पश्चिम बंगाल का ऊपर। मतलब घुसपैठिए आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहा है, उसी का साथ साथ जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है इस पीढ़ियों का, हम लोग उसका खिलाफ है। अब जाइए ना पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह में देखिए, खुलेआम वो जो जलसा होता है उसका ऊपर खड़ा होकर शेख हसीना का फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या आप ये समर्थन कर सकते हैं किसी इंडियन होने के नाते? ये हम लोगों को करना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उसको खून करने के लिए किसी को आह्वान कर रहे हैं जनता का सामने। क्या कोई भी सभ्य समाज के इंसान इसको समर्थन करेंगे? हम लोग इसका खिलाफ है। सबसे बड़ी बात यह है, आप अगर आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, जब पिछले 10 साल में जितना राजनीतिक हिंसा हुआ, जितना मर्डर हुआ, जितना घर जले हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा कौन लोग है? ज्यादा से ज्यादा उसमें से ये माइनॉरिटीज है। ये मुसलमान को पीटा, मुसलमान को मारा। 2014 में अब पूरा हिंदुस्तान, कौन मार रहा है मुसलमान? 2014 में अब पूरा हिंदुस्तान में ऐसा इंसिडेंट आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा। 2014 जनरल इलेक्शन का बाद बीरभूम जिला का एक ब्लॉक है इलम बाजार, उस एरिया में इलम बाजार में 7 मुसलमान कार्यकर्ता का खून हो गया बीजेपी का। उसका दोष क्या था, कसूर क्या था? सिर्फ वो बीजेपी का झंडा लिया और एक आदमी अपना घर का एक हिस्सा में भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ऑफिस बनाया था। पिछले समय में वो सीपीएम का कार्यकर्ता थे, 7 नहीं थे, उसमें 2 सीपीएम का कार्यकर्ता थे, लोकल लीडर थे। बाद में उन्होंने सोचा कि तृणमूल कांग्रेस की अत्याचार के खिलाफ कोई अगर आवाज उठा सकते वो भारतीय जनता पार्टी, तो वो लोग सीपीएम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अपने घर का एक हिस्सा में पार्टी का एक ऑफिस बनाया। इसी का कारण दिन दहाड़ में दोपहर 2:30 बजे सब घर में घुसा, तृणमूल का झंडा लेकर के घुसा, उसको पीटा, उसको 2 बेटियों को उसको नंगा कर दिया गया। वो बेचारी एक तलब में कूद पड़े अपने शर्म के नाते, और उसका आंखों के सामने आप कह रहे हैं एक डर का, एक भय का माहौल है। भय का माहौल है पश्चिम बंगाल में। लोकतंत्र का जो पहला चीज है वो है राइट टू डिसेंट। ये सरकार उस पर विश्वास नहीं करते। हिंदुस्तान में सबसे इंटॉलरेंट गवर्नमेंट अगर किसी जगह में है वो पश्चिम बंगाल में है। आपने एफडीआई की बात की है, एसईजेड्स की बात की है, उन पर रोक लगा रखी है। सरकार का कोई लैंड पॉलिसी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, 84% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज ओन्ड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो इधर भूमि संस्कार का कारण, तो अब कैसे किसी को बोलेंगे? किसी उद्योगपति का बोल सकते हैं जो सबका जाए, जिसका 2 कट्ठा जमीन है उसको दरवाजा खटखटा कर उससे डायरेक्ट परचेस करे? तो सरकार को दिशा होना चाहिए, लैंड बैंक होना चाहिए। तो आप पर आरोप लगेंगे आप कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं। आपने किसानी की जो बात की, ये 3 कृषि कानून को लेकर भी विरोध चल रहा है। किसान नेता आजकल पश्चिम बंगाल में, अरे उसको स्वागत किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने। हम तो उसको नहीं, पर यहाँ पर 70
75% आबादी अभी किसानी पर निर्भर करती है, धान उगाते हैं सबसे ज्यादा, सब्जियां उगाते हैं। आप लोग नेशनल चैनल्स है, आप लोग को हमारा यही एक प्रेयर है आप लोगों के पास, आप लोग गांव में जाइए, किसी भी किसान पे घर पे चले जाइए, आप उसको पूछिए कि पश्चिम बंगाल में अभी धान का कीमत है, एमएसपी है 1868, हाँ 1868। एक आदमी आप ढूंढ के लाइए जिसको 1868 रुपये मिला है। सब नहीं, लोग कह रहे हैं हजार रुपए मिले हैं, 1000 से 1300 रुपया, तो क्यों डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं? पर किसानी मुद्दा बनेगा क्या? आप पर ये आरोप लग रहे हैं आप कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों ने ही वोट दे करके हम लोग को 18 सीट दिलाया, ये सारे के पर वो भ्रम टूट गया है क्या इस बार किसानों का? कोई किसानों को भ्रम नहीं टूटा। आपका जो किसी कानून लेकर जो लोग नेता बात करते हैं यहाँ, उसका बात कोई सुनवाई नहीं है, उसका किसी भी जगह में रैली में कोई भीड़ नहीं है, किसान उसको नकार चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जो सीपीएम इतना बड़ा किसान सभा का बात करते हैं, आज इन लोगों को लेकर के आए, तृणमूल और सीपीएम तो एक है, अभी सामने भाईजान को रखकर, अभी कोई अलग नहीं है। अभी जो मुर्शिदाबाद कांग्रेस, टूटे फूटे लेफ्ट फ्रंट और उसका साथ भाईजान, और ऊपर से मास्टर जो हंटर लेकर बैठी है वो है तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट ये मिलकर आपसे कबड्डी खेल रहे हैं? हमसे तो मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं, और उसका साथ, लेकिन तीन मिलकर भी नहीं है, उसका ऊपर वही जो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण आप जिसको बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का राजनीति, तो वो कर रहा है, भाईजान को ला करके भागीदारी का राजनीति। 1946 में इसी पश्चिम बंगाल जिस जगह पर बैठे हुए हैं, इसी कलकत्ता शहर की इसी जगह में बहुत सारे लोग मारा गए थे, इसी जो जहां आप बैठे हुए इसी होल्डिंग नंबर पर। उस समय रास्ते पे जुलूस निकलता था, स्लोगन था 46-47 पे एक जुलूस में एक स्लोगन होता था मुस्लिम लीग का, जे कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा, ये स्लोगन था। और उसी स्लोगन का समर्थक था लेफ्ट। आज उसी 46 का जो बात था, आज 2021 में आकर के ब्रिगेड का ऊपर भाईजान का खड़ा होकर के वही बात बोल रहा है, भागीदारी का बात, और उसका समर्थक लेफ्ट है, उसका समर्थक कांग्रेस है, और असली समर्थक तृणमूल कांग्रेस है। पूरा ये ऑर्केस्ट्रेटेड बाय तृणमूल कांग्रेस। तो ये हिंदू मुसलमान तो होगा इस चुनाव में, ये बात साफ है। तो मुसलमान हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग धर्म, अगर आप देखिए पहले लेफ्ट फ्रंट के जमाने में क्या था, किसी का कारखाना का बंद दरवाजा का सामने जब मजदूर लोग आए हैं, जो नेता आ रहा है, कुछ मिलेगा, कारखाना खुल सकते हैं, तो खड़ा होकर वो भाषण देता है, जो मंदिर मस्जिद पे लड़ाई मत करो, हम लोग को रोटी चाहिए, यही उस समय का स्लोगन था। तो ये करते करते तो वो लोग चले गए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। अभी हर मुद्दे पर आपको राशन का चाल नहीं मिल रहा है, आप अगर वहां जाकर आप बोलेगा राम मंदिर क्यों बन रहा है, तो ये तो जनता ज्यादा देर तक सुनेगा नहीं ना। जनता ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन क्या है जान लिया। हम लोग तो बीजेपी, हम लोग चाहते हैं कि दुर्गा पूजा का विसर्जन और मुहर्रम के जुलूस एक ही समय, एक ही दिन, एक ही रास्ते से पैरेलल जाए, हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन तृणमूल चाहता है कि दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद कर दो मुहर्रम का कारण, तो ये इसलिए क्या मुसलमान का भला होगा? तो एक बात साफ है, अभी 2 तारीख का इंतजार करेंगे, 2 मई का, समीक भाई, कि किसके हाथ आता है बंगाल पर। एक बात साफ हो गई है, 2 शब्द जो इस्तेमाल किए समीक भट्टाचार्य ने, डिविसिव और डिसाइसिव। ये कहते हैं डिसाइसिव हम हैं और डिवाइड कर रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहती हैं डिवाइड कर रही है बीजेपी और मैं डिसाइसिव हूं। तो असल में पश्चिम बंगाल की जनता, जिसके डीएनए में पॉलिटिक्स है, वो किसको चुनती है, 2 को पता लग जाएगा। अभी इस सत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।